हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 8th क्लास है और 8th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत थर्ड जो हमारी बुक है उसको देख रहे हैं। उसी का आज हम चैप्टर नंबर 3 पर बात करेंगे, 3 पर ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। यानी कि कुल मिलाकर हम इसमें देखेंगे कि ब्रिटिश जो आपका साम्राज्य भारत में आया था, उपनिवेशवाद वो कैसे भारत में शासन कर रहा था, ग्रामीण क्षेत्र में उसने कैसे शासन चलाया, क्या उसकी आपका शासन व्यवस्था थी, उसको हम लोग सबसे पहले इसमें आपका देखने वाले हैं। देखिए, इसको समझने से पहले थोड़ा सा आपको बंगाल की पृष्ठभूमि को समझना होगा, ठीक, कि आपका बंगाल में किस प्रकार की पृष्ठभूमि थी या भारत में आपका मुगल किस तरह से आपका शासन कर रहे थे, इसको हमको समझना होगा। क्लियर है? चलिए, ये आपको देखना होगा। आइए, तो सबसे पहले आप ये वाला इमेज देखिए। कह रहे हैं कि रॉबर्ट क्लाइव है 1765 में मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए। दीवानी का मतलब समझते हो बच्चों? राजस्व। राजस्व मतलब पैसा, यानी कि जितना भी कर होगा उसकी वसूली बिहार राज्य से, राज्य नहीं था उस समय, प्रांत थे, क्षेत्र थे, कि उस समय प्रांत से जो आगा आपका बिहार और उड़ीसा से, उसकी राजस्व वसूली कौन करेगा? अब ध्यान दे, आपको रखना है रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव कौन था बच्चों? यह आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था? गवर्नर जनरल था। अब देखिए, कंपनी दीवान बन गई। दीवान का मतलब कोई आपका पद नहीं था, दीवान का मतलब था कि वो राजस्व वसूलने का जो पहले मुगल वसूलते थे, अभी हक किसको मिल गए आपको मेरे प्यारे बच्चों? तो ये किसे मिल रहा था? आपका कंपनी को। ठीक, ये आपको देखना है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और इस पर बहुत अच्छे से गौर करके देखेंगे। चलिए, कह रहे हैं कि 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान आपका तैनात कर दिया। होता क्या है, जो आपके मुगल बादशाह हैं, 12 अगस्त 1765 को क्या हो गया कि मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या सौंप दी? बंगाल की दीवानी सौंप दी। यानी कि टैक्स वसूलने संबंधी जो भी कार्य हैं कौन करेगी? अब कंपनी करेगी। पहले कौन कर रहा था? मुगल बादशाह के सैनिक, उनके जो लोग थे वो कर रहे थे। क्लियर है? ये जानकारी बड़ी स्पष्ट है। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के ताबू में घटी गई। अब देखिए, मुट्ठी भर तो अंग्रेज थे और मुट्ठी भर ही लोग थे, तो ऐसी स्थिति में घटना घट गई। अब सोच के देखिए, रॉबर्ट क्लाइव वसूलेगा, एक बाहर की कंपनी जो आपका ट्रेड करने आई है, व्यापार करने आई है, अब भारत को नियंत्रित करने पर तुली हुई है। अब सोच के देखिए किस तरह की पूरी व्यवस्था बन गई है। ठीक, देखते हैं थोड़ा सा। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसने रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटना को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। कह रही है उसने बनाया है जिसने रॉबर्ट क्लाइव ने किसी एक आपके चित्रकार को हायर किया था कि जो मेरी लाइफ की आपकी मेमोरेबल आपकी चीजें होंगी, आप उनका क्या करोगे? आर्ट तैयार करोगे। तो ऐसी ही ये आर्ट तैयार की है। ठीक, बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों को निश्चित ही एक बड़ी घटना थी, और सच भी था कि अगर उनको बंगाल की दीवानी मिल गई है तो ये बड़ी ही बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये देखिए, ये रहा बंगाल गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह इसको क्या दे रहे हैं? बहादुर शाह जफर आपका ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि इस समय ऐसा कुछ हो रहा था। चलिए, यहां तक कोई ऐसा डाउट, कोई टॉपिक जो आपको समझ ना आया हो? मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। देख लीजिए एक बार, देख लिया बच्चों? आगे बढ़े, चलिए गौर करके आगे देखते हैं। कह रहे दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों को मुख्य शासक बन गई। अब जहां उसका क्षेत्र है, जैसे वो चाहे आर्थिक मामलों में वो अपना कर सकती थी क्योंकि वो फ्री थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने
आमदनी की व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटा जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी जरूरतों को, कि आपको चीजों को खरीदी जाए या आपका बेची जाए। समय के साथ साथ कंपनी को यह समझ भी में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकतों की बजाय उसे उन लोगों को भी शांत रखना होगा जो गांव देहात में शासन चला चुके थे। उनके पास अभी भी काफी ताकत तथा सम्मान था। जो ऐसे स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। देखिए, आप उन्हें कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसे खत्म नहीं कर सकते। कितने दिमागदार लोग हैं ये लोग। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी के इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया गया, आय के संसाधन कैसे जुटाए गए, लोगों के अधिकतर किस तरह के तय किए गए, माफीनामे, फसलों की फसल कैसे कराई गई। कंपनी की आमदनी, दीवान, कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अब भी खुद एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में आपका हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज्यादा से ज्यादा आपका राजस्व हासिल करे। मेन मोटिव क्या था कंपनी का, कि कुछ भी हो हमको ज्यादा से ज्यादा आपका राजस्व आपका इकट्ठा करना है और कम से कम कीमतों की बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े आपका खरीद चुके। अब भी क्या है उसके अंतर्गत कि हमको रेशमी सूती कपड़े आपके खरीदने हैं। कुल मिलाकर आज भी वो अपनी व्यापार व्यवस्था पर टिकी रही है। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाली चीजों का मूल्य दुगना हो चुका था। अब जो चीज वो पहले खरीदते थे, इन विगत 5 सालों में उन वस्तुओं के रेट कैसे हो गए, 2 गुने हो गए। 1865 में पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना चांदी से आयात करती थी। देखिए, आपको पता होना चाहिए, जब वो भारत में कोई सामान खरीदते थे तो उन्हें पैसे के बदले सोने चांदी के सिक्के देने पड़ते थे वजन के हिसाब से, और तभी वो आपका ट्रेड कर पाते थे। यानी कि ब्रिटेन का सोना चांदी कहां आ रहा था, भारत आ रहा था, जो इनके लिए बड़ी समस्या की बात थी। अब ये बंगाल में रहकर ही क्या करेंगे, अपने सिक्के चलाएंगे। अब देखिए, 1865 में कंपनी की सोने चांदी से आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात करने के लिए कुछ चीजें खरीद सकती थी। जो पैसा यहाँ इकट्ठा किया है उसी को हम लोग अब वहीं खरीद सकते थे। जल्द ही यह भी जाहिर हो गया कि बंगाल की व्यवस्था को गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे, ठीक, क्योंकि बहुत ही उन्हें कम कीमत पर अपनी चीजों को कंपनी जबरदस्त बेचना पड़ रहा था जबरन। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था, खेती चौपट होने की दशा में बढ़ी। ठीक, 1770 से में पड़े अकाल में बंगाल ने 1 करोड़ लोगों की मौत को नींद सुला दिया। कहते हैं बंगाल में अकाल पड़ा था 1770 में, और इतना बड़ा अकाल था कि 1 करोड़ लोग इसमें मारे गए, और अंग्रेजों ने इस समय भी लगान जो था, माफ जो था आपका नहीं किया। अब देखिए, ये इमेज है हमारे सामने उस समय के बंगाल की, किस तरह से था, आप इसको देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देख लिए बच्चों, आगे बढ़ जाएं, आगे देखें आप। देखिए, ये है चार्ल्स कॉर्नवालिस, जिस समय स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था यानी कि आपका परमानेंट आपका सेटलमेंट लागू हुआ, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ। आपने कुछ व्यवस्थाओं का नाम पढ़ा होगा। इन्होंने भूमि सुधार के लिए कुछ व्यवस्था लाए, जिनको हम कहते हैं जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, और हम कहते हैं माहलवाड़ी व्यवस्था। तो ये सारी व्यवस्था क्या थी मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी व्यवस्था ही लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बनाई गई आपकी व्यवस्था थी, जिसके माध्यम से भूमि सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म किया जा सके, गांव में हम लोग राजस्व आपके इकट्ठा कर सकें, गांव के जो बड़े वर्ग थे जो जिन्होंने भाग लिया था आपका शासन में,
उनको नियंत्रित कर सकें, उन सबको मैनेज करने का अगर कोई तरीका था तो परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। क्लियर है? इसी को देखेंगे हम कि क्या होती है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। देखिए, खेती में सुधार की जरूरत थी। अगर अर्थव्यवस्था संकट में है तो कंपनी अपना राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी। कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। निवेश का मतलब है इन्वेस्टमेंट। अगर आप कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट करोगे, सिंचाई की आप व्यवस्था करोगे, ठीक, आप रिफॉर्म करोगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा। तो इस दिशा में क्या कर रहे हैं, अंग्रेज काम कर रहे हैं। लेकिन अब उन्हें सिंचाई से कोई मतलब नहीं है, अपने प्रॉफिट से मतलब है। यह काम इस तरह किया जा रहा था कि इस सवाल में 2 दशक तक बहस चली। 2 दशक मतलब 20 साल तक डिस्कस करते रहे कि क्या करना है। कौन? अंग्रेज। सोच के देखिए, 20 साल तक। आखिरकार 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया। इस व्यवस्था की शर्तों में हिसाब से राजा और तालुकार को जमीन के रूप में जमींदार की मान्यता दे दी। यानी कि तालुका मतलब होता है एक तालुके में 10 या 5 गांव हो सकते हैं, जमींदार में 1 गांव या 2 गांव हो सकते हैं, उनको उनको जिम्मेदारी सौंप। ठीक, इस व्यवस्था के अंतर्गत। क्लियर है? उन्होंने किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंप दिया। कहानी क्या थी? बड़ी सिंपल थी। पहले इसको पढ़ लो, फिर मैं आपको समझा दूंगा इसे। देखिए, उसकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा, जमींदार को जमीन में सुधार करने के लिए खर्चे को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ही ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं है, इसलिए जमींदार बढ़ने से उत्पादन से फायदे ही रहेंगे। कुल मिला के वो हर तरीके से अपना प्रॉफिट सोच रहे थे। अब देखिए, उन्होंने कैसी व्यवस्था अपनाई। उन्होंने कोशिश किया कि हम क्या करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट उन्होंने आपका लागू कर दिया। उन्होंने क्या किया कि एक 4-5 गांव के एक किसी व्यक्ति को जिम्मेदार बना दिया कि आप है जमींदार। लोकल भाषा में कहीं उन्हें चौधरी कहा गया, कहीं उनको मुकद्दम कहा गया। क्लियर है? कहीं उनको आपका मुखिया कहा गया। अब ऐसे लोगों को उन्होंने जिम्मेदारी सौंप दी कि 5 गांव का राजस्व आप वसूलेंगे और जो राजस्व होगा, क्लियर है, तो उस राजस्व का आप 1/11 भाग आप खरीदेंगे, लेंगे और 1/10 हमें दे देंगे। यानी कि एक हिस्सा आप अपने पास रखेंगे और 10 हिस्सा आप कंपनी को पहुंचा देंगे। ठीक, और कभी भी ये जो आपके दर है इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। अब कुछ तो जमींदार बड़े अच्छे थे जिन्होंने सेम वसूला, और किसी ने 20 तक वसूला, किसी ने 15 तक वसूला कि जितना भी उपज है उसका 11% आपको देना था। 11% में 10% तो कंपनी रख लेगी, 1% आप बीच में ब्रोकरेज का रख लोगे, बाकी आप पे बच जाएगा। अब जमींदारों ने उठाया इसका फायदा कि भैया हम आपका लगान बसा लेंगे 50%, यानी कि जितनी तुम्हारी उपज है उसका आधा हम लेंगे, क्योंकि हमको टैक्स देना है। अब सोच के देखिए, तो इसमें मरा कौन? किसान। राजस्व किसको मिला? कंपनी को। लेकिन कौन पनपा? जमींदार वर्ग। इसलिए आपने देखा होगा जब भी कोई आप पिक्चर देखते थे, पूरे गांव में झोपड़ी है लेकिन जमींदार का घर आलीशान महल जैसा बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि वो सब उनसे क्या कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है। और यही कारण था कि जमींदार और किसानों के बीच आए दिन झड़प होती रहती थी। भारत के किसी न किसी राज्य में, किसी न किसी क्षेत्र में इस तरह की हिंसक घटनाएं आपका देखने के लिए मिलती रहती। ठीक, तो ये समझने की बात है। गौर करके देखिए, समझिए, कोई डाउट आप मुझसे पूछिए, फिर आगे बढ़े। गौर करके देखिए, कोई चीज समझना है पूछिए, फिर आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिए, जिम्मेदारी व्यवस्था को देखिए। तो आपके गांव में जमींदार वगैरह है कोई? है तो बताइए, क्या एक्सपीरियंस है आपके, कुछ समझाइए। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो कोई डाउट नहीं है किसी का? समझ आ गया सब कुछ? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे बढ़ जाते हैं।
चलिए, अब इतना पढ़ लिया, व्यवस्था बन गई है, तो कुछ तो समस्या होगी। अब देखते हैं समस्या क्या है, फिर उसका समाधान भी ढूंढेंगे। मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। आप कुछ भी व्यवस्था बनाओगे तो जाहिर सी बात है, जब भारतीय लोग उसमें आपका शामिल नहीं होंगे तो समस्या तो निश्चित है। अब है क्या समस्या, इसको देखते हैं। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर सकते हैं। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदार को भी परेशानी हो गई, यानी कि जमींदार भी टैक्स नहीं चुका पा रहे थे। अब जमींदार को जिम्मेदारी थी कि पूरे गांव का टैक्स दे। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उससे जमींदारी छीन ली जाती थी। अगर आपने समय पर राजस्व नहीं चुकाया तो आपसे जमींदारी व्यवस्था छीन ली जाएगी। क्लियर है? बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलामी कर चुकी थी, अब बोली लगाने लग गई थी कि आप देख लीजिए, आप खरीदना चाहे आप खरीद लीजिए, इसकी जिम्मेदारी कोई और खरीदना चाहे कोई और खरीद सकता है। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी ने कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी में तो हमेशा राजस्व ही तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। क्या नहीं कर सकती थी? जो आपका राजस्व है उसमें वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें तो कुछ बंदोबस्त व्यवस्था शुरुआत के सालों में ही जमीन गांव दे चुके थे। जो बचे हुए थे वे अभी परेशान और निवेश खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। यानी कि जब तक वो टैक्स के रूप में जब तक उनको ले सकते थे, लिया, और जब व्यवस्था बिल्कुल आपके खत्म हो गई तब उनके सामने पेंशन की चीजें आने लगी। ठीक, दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। दमनकारी मतलब उनको दबाने वाली, शोषण करने वाली, उनको प्रेशराइज करने वाली। किसानों को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज्यादा था। जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजनों से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। अगर आपने कर नहीं दिया, आपने फसल उगाई है, नहीं चुका पा रहे हैं, तो जो आपकी पुश्तैनी जमीन है उसको छीन ली जाएगी, जमींदार उसको अपने पास रख लेगा। तो इस तरह की व्यवस्था चली। तो ऐसी ही एक व्यवस्था आई थी, आप देखेंगे महल। ब्रिटिश स्वराज दस्तावेज में महल एक राजस्व इकाई थी, एक गांव या एक गांव का समूह। देखिए, बेसिकली 3 व्यवस्था थी। आप पहले इसको देख लीजिए, महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और आपका जमींदारी व्यवस्था। ठीक, ये व्यवस्था थी। तो अभी हम जो आपका देख रहे थे, ये देख रहे थे आपका जमींदारी व्यवस्था। महल व्यवस्था अलग है और आपका रैयतवाड़ी अलग है। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व व्यवस्था में दोहरा बदलाव आना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार में अपने खर्चे चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती थी तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम आपका चला सकती थी। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में, इसके इलाकों में, ज्यादातर हिस्सों में, अब उत्तर प्रदेश में है। इसके लिए होल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज ने नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण समाज संस्थान था और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टर ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों की माप की, विभिन्न समूह आपका रीति रिवाज का दर्जा दिया। गांव के एक से खेत किसानों अनुमति राजस्व छोड़ने को हर गांव समूह को महाल से कर वसूल कर राजस्व का हिसाब लगाया। इससे राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंपा गया।
इसी व्यवस्था को महालवाड़ी व्यवस्था का नाम दिया गया। कौन सी व्यवस्था आ गई नई? महालवाड़ी व्यवस्था। यानी कि गांव का हर एक मुखिया को, एक गांव का मुखिया आप लोग चुन लोगे, वो ही टैक्स जमा करेगा, ठीक, और वो ही टैक्स आपका चुका देगा। देख लिया आपने? तो इस तरह से थी आपकी महलवाड़ी व्यवस्था। कौन सी थी? महल, कहीं से बारी लिखा है और कहीं से डी भी बनाया है, महलवाड़ी। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ चलेंगे, गौर करके देखेंगे। अब मुझे आप ये बताइए, ये जो व्यवस्था लागू की गई है, ये जमींदारी व्यवस्था से अच्छी है, ये खराब है, या इसमें भी कोई समस्या है? आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं और कौन सी व्यवस्था है। देखिए, ये थे मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो। इनके समय में ही मद्रास में सबसे पहले महल व्यवस्था को लागू किया गया था, ठीक, ये आपको दिखाई देंगे। मुनरो व्यवस्था ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयत का नाम दिया गया। ये अलग है। से कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनी द्वारा कब्जाए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देखा गया। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में व्यवस्था लागू होगी। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण की परंपरा जमींदारी की नहीं थी, इसलिए उसने तर्क दिया कि यह उन्हें सीधे किसानों यानी रैयतों से, यानी कि वह किसानों को रैयत कहते हैं, से ही व्यवस्था करना चाहिए। पीढ़ियों से जमीनों पर खेती करते आ रहे राजस्व आंकने से पहले खेतों का सावधानी पूर्वक अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को ही पिता की भांति किसानों की रक्षा भी करनी चाहिए। यानी कि नई व्यवस्था आ गई रैयत, और कहां लागू हुई? दक्षिण भारत में। क्लियर है? कहां लागू हो गई? दक्षिण भारत में। अब देखिए, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ सालों के भीतर ही उनमें समस्या दिखने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ने के चक्कर में राजस्व के अधिकारियों ने ज्यादा से ज्यादा राजस्व तय कर दिया। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे। बहुत सारे किसानों में गांव वीरान हो गए। आशावादी अफसरों की उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी कि कोई भी व्यवस्था उनको इस तरह से लागू नहीं कर पा रही थी जिस तरह से वो चाह रहे थे या जिस तरह से हो। यानी कि सब व्यवस्था आपके दोषपूर्ण नीतियों का ही आपका नतीजा हमको देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, आगे बढ़े। एक बार पूरा चैप्टर एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कोई डाउट है आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। फिर आगे बढ़ेंगे इसमें और गौर करके एक एक करके सारी चीजों को हम लोग इसमें देखेंगे। देख लीजिए, किसी कोई डाउट है, किसी कोई क्वेरी है तो प्रश्न में पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। डाउट है किसी का? कोई कुछ पूछना है पूरे चैप्टर में? रैयत संबंधित, मालवाड़ी व्यवस्था से, रैयतवाड़ी व्यवस्था से, कंपनी की जमींदारी व्यवस्था से, कुछ भी अगर कुछ पूछना है, कोई डाउट है किसी प्रकार की, कोई क्वेरी है, कोई भी जितना भी हमने पूरा पढ़ा है चैप्टर में संबंधित अब तक, किसी का कुछ भी कोई डाउट हो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा। चलिए ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।